हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, हमारा विषय है साथियों भारतीय संविधान चल रहा था और भारतीय संविधान पे आज तीसरा टॉपिक है, यानी भाग 3 पढ़ेंगे। और भाग 3 में किसका उल्लेख दिया गया है साथियों? मूल अधिकार का, जिसको मूल अधिकार भी बोला जाता है, मौलिक अधिकार भी बोला जाता है और फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है। अब जो हमने जो कल की क्लास पढ़ी थी, कल की क्लास में देखा था साथियों हमने भाग 2। और भाग 2 में आप सभी को पता है कि नागरिकता से संबंधित उल्लेख दिया गया है, जिसपे हमने क्या क्या पढ़ा था। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ा। और दूसरा टॉपिक पढ़ा था साथियों हमने भाग 2 में ये कि कोई विदेशी नागरिक जब भारतीय नागरिकता लेता है तो उस समय क्या क्या प्रोसेस करना होता है वहाँ पे, वो चीज़ें समझी। फिर तीसरा टॉपिक हमने कल वाली क्लास पे देखा था, अगर किसी की नागरिकता समाप्त होती है तो उस समय का प्रोसेस क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने कल वाली क्लास में समझी थी। अब जो आज की क्लास है साथियों, आज की क्लास है भाग 3। और भाग 3 में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट साथियों क्या है कि मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। और मूल अधिकार साथियों सभी नागरिकों के लिए जरूरी होते हैं। ये कैसे होते हैं साथियों? नैसर्गिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। ये जरूरी इसलिए होते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि जो जेल में कैदी रहते हैं ना, उनके सभी मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। अगर किसी के मूल अधिकार छीन लिए जाएं, वो चाहे बाहर भी हो, अपने घर भी हो, तो साथियों उसे ऐसा महसूस होगा जैसा मैं जेल में हूँ। जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे होंगे, लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू लगा है, तो हमारे मूल अधिकार छीन लिए गए हैं। हम अपनी मर्जी से ना अपने काम कर पा रहे हैं बाहर जाके, घर से बाहर जाके, और ना कुछ घूम पाते हैं, ना फिर पाते हैं, ना इधर उधर जा पाते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी जिंदगी कैसी होगी, ये कैदी बनकर रह गए हम। तो यहाँ पर मूल अधिकार का साथियों इतना बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता है कि किसी की जिंदगी नर्क बन के रह जाएगी अगर उसके मूल अधिकार कम कर दिए जाएं। तो ये मूल अधिकार साथियों ना तो हमसे सरकार छीनेगी, सरकार भी कुछ परिस्थितियों में चिंती है, कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि आजकल लॉकडाउन की परिस्थिति हो गई या माना युद्ध की स्थिति हो गई, तो उस समय हमारे मूल अधिकार कुछ परिस्थितियों में छीन लिए जाते हैं। और वो भी अधिकार साथियों किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अन्यथा हमारे मूल अधिकार ना हमारा पड़ोसी छीन सकता है, ना हमारे घर वाले छीन सकते हैं। हमें पूरा राइट है जीने का, ठीक है, और अपनी तरीके से जीने का। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है और जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे, अगर सवाल ये पूछा जाता है कि किस भाग को, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो साथियों आपका जवाब रहेगा भाग 3। भाग 3 को क्या बोला जाता है? अन्य नाम मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और ये जो भाग 3 है साथियों, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। आगे देखते हैं, और कुछ परिस्थितियों में, ये हमने पहले ही समझ लिया, कुछ परिस्थितियों में मूल अधिकार को छीन लिया जाता है। और ये अधिकार साथियों किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास है। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? हमारे जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको निलंबित कर सकते हैं कुछ समय के लिए, परमानेंट के लिए नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए, अगर युद्ध जैसी स्थिति बन गई या अंदर में जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो उस समय कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर दिया जाता है, छीन लिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा दिए गए ऐसे विशेष अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। अगर मूल अधिकार नहीं होते तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते। हम अपने सही तरीके से, जैसा हमें कंफर्टेबल लगे, हम उस तरीके से नहीं जी पाते, ठीक है। अगर मूल अधिकार नहीं है तो सरकार बोलेगी कि भाई तुम रात भर सो ही मत, हम नहीं सोना पड़ता तब। अगर हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होते साथियों, इनका इतना बड़ा योगदान रहता हमारे जीवन में कि हम इस फंडामेंटल राइट के वजह से क्या करते हैं साथियों, अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मूल संविधान में जो मूल अधिकार है ना साथियों, उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी, और जबकि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको कम कर दिया गया, ये चीज़ें समझेंगे। उसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि 6 कौन कौन से हैं। 6 जिनमें से पहला होगा साथियों समानता का अधिकार हो जाएगा, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। और दूसरा है साथियों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। और तीसरा है साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया है 23 से लेकर 24 तक। उसके बाद साथियों चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद पांचवा है साथियों शिक्षा संस्कृति संबंधित अधिकार, जिसका उल्लेख होगा साथियों 29 से लेकर 30 तक। अब इसके बाद जो छठा मूल अधिकार है साथियों, उसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें है साथियों हमने क्या पढ़ना है? अनुच्छेद
32 पढ़ना है। अब यहाँ से जो पहले 7 थे अब 6 कर दिए, वो जो 7वां है ना, वो 7वां कौन सा है, ये चीज़ें समझते हैं। नोट करके आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उस समय साथियों 1978 को क्या किया गया कि अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के एफ को हटाकर, फंडामेंटल राइट से हटाकर कहाँ जोड़ दिया गया, भाग 12 में जोड़ा, और भाग 12 के भी अनुच्छेद 300 में रखा गया। और ये साथियों इसलिए हटाया गया क्योंकि यहाँ से जो एक अधिकार कम करा, वो अधिकार साथियों कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार हटाना इसलिए जरूरी था, सपोज किसी व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है और सरकार को वहाँ पर कुछ राष्ट्र के हित में कुछ भी विकास करना है, सपोज सड़क ले जानी है, अगर ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में शामिल होता संपत्ति का अधिकार, तो वो व्यक्ति तो वहाँ से सड़क जाने ही नहीं देता। मतलब ये नहीं कि वो बोलता कि हाँ मेरे ज़मीन से आप सड़क लेके जाओ, या मेरा घर सामने आ रहा उससे भी आप सड़क लेके जाओ, ऐसा तो कोई नहीं करने देगा। इसलिए सरकार को लगा अगर ये सारा हर व्यक्ति के अधिकार में होगा, मूल अधिकार में ये चीज़ें शामिल होगी, तो हम तो अपना विकास कर ही नहीं पाएंगे, राष्ट्र का विकास कैसे होगा उसके बावजूद। इसलिए इनको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर किसी की संपत्ति राष्ट्र के हित में लगेगी तो हमें खुशी खुशी देनी पड़ेगी साथियों। कुछ परिस्थितियां रहती है कि नहीं छीन सकते या वो सारा प्रोसेस अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें बना दी गई, अगर राष्ट्र के हित में कुछ हमारी संपत्ति लगती है, ज़मीन लगती है, तो हमें देनी होती है। जैसे वर्तमान में देखा होगा कि जैसे अतिक्रमण चलता है तो उस समय हम क्या कर रहा होता है कि सड़क में थोड़ा आगे आगे अपना घर आगे खिसका के बनाते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बनते हैं, और सरकार बुलडोजर चला के तोड़ देती है। तो ये सारी परिस्थितियाँ रहती है साथियों कि अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था कि जो हमारी संपत्ति है वो हमारी थी, वो सरकार भी हमसे नहीं छीन सकता था, लेकिन अब सरकार ले सकती है जब उनका मन चाहे, अगर राष्ट्र के हित में वो विकास के लिए आपकी संपत्ति ले रही है तो ठीक है। अब इसीलिए साथियों जब इस संपत्ति के अधिकार को 300A में जोड़ दिया गया, तब हमारे वर्तमान में कितने रह गए मूल अधिकार, 6 रह गए। तो सवाल पूछता है कि आपके संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, तो आपका जवाब रहेगा साथियों 6। और इनमें से हमने जो पहला पढ़ना है आज, पहला कौन सा पढ़ना है, समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक। वैसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, लेकिन 12 और 13 अनुच्छेद पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या बातें लिखी गई हैं। अगर अनुच्छेद 12 की बात करें साथियों, यहाँ पर है राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा किसके संदर्भ में होगी मेरे साथियों, मौलिक अधिकार के संदर्भ में। अब राज्य की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर जो राज्य है, राज्य का अर्थ क्या है, किन किन चीज़ों से राज्य का अर्थ निकलता है। एक तो मेरे साथियों निकलता है केंद्र सरकार को भी हम राज्य बोल सकते हैं, राज्य सरकार को भी, और स्थानीय शासन इकाई से। यहाँ पर क्या रहता है, ठीक है, ये चीज़ें समझते हैं। सपोज ये सड़क जा रही है और ये मेरी ज़मीन है, मेरा मन क्या कर गया कि मैं इस सड़क के नीचे अंडरग्राउंड अपना मकान बना दूं, और सड़क कहाँ बना दूं साथियों, अपने मकान के ऊपर। तो मेरी मर्जी तो नहीं चलेगी ना, ऐसी मेरी मर्जी नहीं चलेगी। जब इस तरीके की परिस्थितियां बनने लगी, या किसी का मन करा कि मेरे ये 2 मकान हैं, ये मेरे 2 मकान हैं, अब सड़क ये जाएगी, मैं ऊपर छत डाल देता हूँ, सड़क मेरे छत के नीचे से जाएगी, या रास्ता मेरे नीचे से जाएगा। जब इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी, तब ये राज्य की परिभाषा साथियों काम करती है। राज्य की परिभाषा कैसे काम करती है, अगर देश यानी अगर पूरे भारत स्तर पर कुछ ऐसी परिस्थितियां नजर आती है तो उसको नियंत्रित कौन करता है साथियों, केंद्र सरकार। अगर राज्य स्तर पर ऐसी परिस्थितियां आती है तो साथियों उसको नियंत्रित कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। लेकिन अगर स्थानीय लोगों में, सपोज किसी गांव में या छोटे मोटे शहर में ये परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी, तो उससे साथियों कौन नियंत्रित करेगा, स्थानीय शासन इकाई। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ, अपनी जो सड़क है सार्वजनिक सड़क को अपने छत के ऊपर ले जा रहा हूँ, तो वहाँ केंद्र सरकार आएगी या राज्य सरकार आएगी, यही आएगी ना, स्थानीय इकाई आएगी, जो इनकी स्थानीय शासन इकाई रहेगी, ठीक है, ये सारी चीजें आएगी। तो आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा, वो किसके संदर्भ में, राज्य किसको बोला गया है, पूरे राष्ट्र को बोला गया है, पूरे भारत को बोला गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बातें लिखी गई है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसी विधि होगा साथियों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या शब्द है, विधि। राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग
जो भाग 3 द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए ना उसका हनन करें। सीधा सा मतलब यहाँ से ये है कि राज्य कोई भी ऐसे नियम कानून नहीं बनाएगा जिसका प्रभाव कि किस पर पड़े, भाग 3 के ऊपर पड़े। जिसका प्रभाव किसके ऊपर पड़े, भाग 3 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट पे यहाँ पर स्पष्ट गाइडलाइन दी है, स्पष्ट बात कही है, अगर संसद कोई वैसा कानून पारित करती है जिससे कि ये हमारा भाग 3 प्रभावित होगा तो उनका उतना हिस्सा खारिज कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि सपोज ये कानून है इतना, और ये कानून किसने पारित करा, केंद्र सरकार ने, और इसका इतना हिस्सा, इधर वाला हिस्सा किसको प्रभावित करेगा, भाग 3 को। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपका ये हिस्सा काट दिया जाएगा और ये हिस्सा अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 13 में क्या बात लिखी गई है कि राज्य, राज्य का मतलब क्या होगा साथियों, राज्य का मतलब होगा भारत देश की, कि हमारा देश ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं साथियों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या क्या बातें लिखी गई है, इन चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण प्रदान करता है। अब यहाँ पर साथियों दो बातें लिखी गई है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। यहाँ पर क्या होगा, विधि का समान संरक्षण। अब ये दोनों पॉइंट तो साथियों दूसरे देश के संविधान से लिए हैं। पहला तो हमने लिया ब्रिटेन के संविधान से, दूसरा लिया साथियों अमेरिका के संविधान से। अब इन दोनों का अर्थ क्या होता है ये चीज़ें समझते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहले में क्या रहता है साथियों, विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के नज़र में सभी लोग कैसे हैं, समान है। विधि के हिसाब से ना तो कोई धर्म है, ना जात पात है, ना लड़का लड़की है, सब एक समान है। तो विधि साथियों किसके लिए बोला जा रहा है, संविधान के लिए बोला जा रहा है। विधि क्या है, संविधान है। जैसे भगवान होता है ना, तो भगवान की सारी संतान है, भगवान के लिए ना पशु इंसान सब एक समान है, ना लड़का लड़की में भेदभाव, ना जात पात में भेदभाव, ना हिंदू मुस्लिम में भेदभाव, ना जैन सिख में भेदभाव, कुछ नहीं, भगवान के लिए सब एक संतान है। ऐसे ही संविधान बोलता है कि जो भारतवर्ष के अंदर रह रहे लोग हैं उन, वो सभी मेरे लिए कैसे हैं, एक जैसे हैं। वो लड़का हो या लड़की हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये सब मेरे लिए कैसे हैं, समान है। और मेरा सभी के लिए उपयोग भी साथियों कैसा होगा, समान रूप से। अगर मेरी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सभी के लिए साथियों उतना ही काम आऊँगा जितना एक अमीर व्यक्ति के लिए, और उतना ही काम आऊँगा किसके लिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए। तो ये दोनों चीज़ों साथ यहाँ पर बहुत खूबसूरत बातें लिखी गई है। यहाँ पर हमारा संविधान अपना ऐसा ही रोल प्ले करता है जैसा एक भगवान प्ले करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम दूसरे को समझते हैं, एक सूरज है, अगर सूरज की किरणें पड़ती है साथियों, बहुत सारे मैदान में लोग खड़े हैं, तो सूरज को थोड़ी ना पता कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई। सूरज तो सभी को उतना ही अपनी रोशनी देगा ना, जितना वो एक व्यक्ति को उतना ही सबको देगा, उतना ही गर्म आएगा सबको जितना एक को गर्म आएगा। अगर बारिश होगी तो भी उतनी होगी जितनी एक होगी। तो सेम ऐसे ही रोल साथियों किसका रहता है, हमारे संविधान का रहता है। तो ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद अब उसके बाद देखते हैं साथियों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, पहले यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है साथियों, राज्य होगा। ठीक है, तो राज्य धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों से कोई भी विभेद नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान किसको आदेश दे रहा है, राज्य को दे रहा है। राज्य का मतलब किसको, भारत को आदेश दे रहा है कि भारतवर्ष तेरा ना तो कोई अपना धर्म है और ना किसी धर्म को बड़ा मानेगा, ना किसी धर्म को छोटा मानेगा, ना किसी को लिंग के आधार पर भेदभाव करेगा। लिंग के आधार पर ऐसे कि महिला मंदिर में पुरुष मंदिर में जा सकते हैं, महिला मंदिर में जा नहीं सकती, तो यहाँ पर तो लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ। ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो राज्य का क्या करेगा, उन सभी का समाधान करेगा। ऐसा आदेश कौन दे रहा है मेरे साथियों, संविधान दे रहा है। किसके लिए, राज्य के लिए, यानी भारत देश के लिए। उसके बाद है साथियों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता। जितने हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, या सरकारी नौकरी में सेवाएं देने का जिसका भी मन होता है, तो राज्य क्या करेगा, राज्य उन सभी को समान रूप से क्या करेगा साथियों, अवसर देगा। और ये भी आदेश कौन देता है, संविधान देता है। संविधान क्या बोलता है कि हम इनको सभी को, जितने भी नागरिक है, समान रूप से अवसर देना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियों में साथियों समान अवसर नहीं रहता। जैसे आप आर्मी में जाते हैं तो आर्मी में कंपलसरी है कि हाइट जितनी मांगी होती है उतनी ही चाहिए, हाइट कम है तो आपको बाहर कर देंगे। तो वहाँ पर आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि हमें तो संविधान मूल अधिकार में स्पष्ट लिखा गया है कि हमें
अवसर समान रूप से मिलना चाहिए, तो हमें आर्मी में जाने का मौका नहीं दे रहा। तो वहाँ पर पहले ही लिखा होता है उनका साफ साफ शब्दों में कि हाइट साथियों इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतनी होनी चाहिए, मेडिकली आप क्या होने चाहिए, फिट होने चाहिए, तब आपको अवसर दिया जाएगा। अगर आप इसके काबिल हो तो आप आइए, इसके काबिल नहीं तो आप नहीं आइए, ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियों में अवसर की समानता नहीं होती, जैसे ST SC के लिए हो रहता है साथियों, आरक्षण दिया जाता है, तो वहाँ पर भी तो ऑब्जेक्शन रहता है ना। अगर अवसर की समानता है, अवसर समान रूप से देगा, तो वहाँ पर भी तो भेदभाव हो रहा है एक तरह से। तो ये चीज़ें रहती है कि कुछ परिस्थितियों में समान रूप से अवसर नहीं मिल पाते, लेकिन संविधान फिर भी पूरी पूरी कोशिश ये करता है कि सभी के लिए परिस्थितियाँ एक जैसी रख दें, अवसर एक समान दें, ठीक है। अब है साथियों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। यहाँ पर इसका मतलब सीधा ये हुआ कि अगर कोई भेदभाव करता हुआ पकड़ा गया तो साथियों वो भी एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। वो कैसे, जैसे हिंदू मुस्लिम या फलाना आदमी बड़े कास्ट का है, मैं छोटे कास्ट का हूँ, अगर इस प्रकार का कोई भेदभाव करता हुआ पकड़ा गया तो वो दंडनीय अपराध है। संविधान क्या बोलता है कि सभी तुम क्या है, एक जैसे हैं, ना कोई ऊंचे ना कोई नीचे। ये जो कास्टें बनाई गई है, ये केवल कैटेगरियाँ बनाई गई है कि उस वर्ग में इतने लोग हैं, उस वर्ग में इतने लोग हैं, यहाँ पर ऊंच नीच नहीं है। संविधान के अनुसार, संविधान के नज़र में मेरे साथियों कैसे हैं, सभी के सभी एक समान हैं। और इसी को सुधार के लिए जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम साथियों 1955 में लाया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया था ना, कि जो इसके अंतर्गत जो छुआछूत जैसी क्या बोले भेदभाव किया जाता है, उसको क्या कर दिया, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। लेकिन कब, 1955 में। अब इसके बाद आगे देखते हैं। और इसी का नाम साथियों 1976 में सिविल संरक्षण एक्ट कर दिया, संरक्षण हो गया यहाँ पर, ठीक है, सिविल संरक्षण एक्ट कर दिया। और अब यहाँ पर अगर कोई छुआछूत करता हुआ पकड़ा गया तो वो भी एक कानूनी अपराध करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों अंत से सीधा सा ये कि यहाँ पर भी पूरा प्रयास ये किया गया है कि यहाँ पर भेदभाव जैसी परिस्थिति न बने, इसलिए उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियाँ जैसे पहले अगर राजतंत्र की बात करें तो जैसे राजा के बेटे क्या लिखते थे अपने नाम के आगे, राजकुमार, राजकुमारी। अगर इस तरह की कोई उपाधि लिखता है, या जैसे पहले महाराज, महाराजाधिराज, ये सारी चीज़ें रहती थी, अगर ये परिस्थितियाँ अब तक बनी रहें तो यहाँ पर भेदभाव कंपलसरी होना था। वो महाराज है, वो जनता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना वर्तमान में। अब वर्तमान में जो भी उपाधि होगी, जैसे सेना के क्षेत्र में कोई महारत हासिल करता है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ उपाधि दी जाती है, कुछ सम्मान दिया जाता है। अगर कोई देश में कला साहित्य किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करता है तो उनके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म श्री, इस प्रकार के जितने भी पुरस्कार है, भारत रत्न हो जाएंगे, ठीक है। ये सब पुरस्कार एक अलग चीज़ है, ये सम्मान दिया जाता है, ना कि यहाँ पर उपाधि रहती है। इन सम्मान से ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती जिससे कि भेदभाव जैसी स्थिति आ जाए, ऊंच नीच जैसी स्थिति आ जाए। लेकिन अगर कोई उपाधि धारण कर रहा था उस समय, तो उससे साथियों ऐसा स्पष्ट था कि ऊंच नीच जैसी परिस्थिति बने, इसलिए यहाँ पर उपाधियों का अंत किया गया। तो हमने आज कितना पढ़ा, अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक पढ़ा। अब इसके आगे की क्लास रहेगी साथियों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद आए, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।